हेलो बच्चों। तो भाई आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस से। चलो उसको करने से पहले छोटू सा टॉपिक पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तुम्हें याद आ रहा है क्या क्या रिक्वायरमेंट बोली थी? पहला हमने बोला था कि भाई CO2 बड़ा ज़रूरी है। सेकेंड हमने बोला कि सनलाइट भी ज़रूरी है। थर्ड थिंग हमने बोली कि भाई वाटर तो बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ, क्लोरोफिल नहीं तो कुछ नहीं। ये 4 रिक्वायरमेंट हमने लिखी थी। अब इन 4 रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ छोटू से पॉइंट्स और हमें पता होने चाहिए। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले से, दैट इज CO2। बेटा CO2 अगर प्लांट को चाहिए तो डेफिनेटली कहाँ से मिलेगी CO2? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। CO2 प्लांट को कहाँ से मिलेगी? नियर बाय एटमॉस्फेयर, या आप बोल सकते हो आसपास के एनवायरनमेंट से। ठीक, क्योंकि मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लीफ। तो मैं बात करूं लीफ CO2 कहाँ से लेती है, तो तुम्हें याद आ रहा है लीफ के अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटा, है ना। तो अगर, हाँ जी, लीफ के अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के कारण प्लांट CO2 ले पाता है। इन शॉर्ट लीफ CO2 ले पाता है। तो एक काम तो स्टोमेटा का क्या हो गया? गैशियस एक्सचेंज। एक काम क्या हो गया? गैशियस एक्सचेंज। इसके अलावा स्टोमेटा एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है, दैट इज ट्रांसपीरेशन। बेटा ट्रांसपीरेशन याद करो, तुमने पढ़ रखा है, वाटर का लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन, है ना। इसको वापस से डिटेल में पढ़ा जाता है, बट अभी बस इतना याद रखना है। ठीक, इसके अलावा एक छोटी सी बात तुम्हें और याद रखनी है। कुछ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि दिन के टाइम पे गैशियस एक्सचेंज में क्या होता है, रात के टाइम पे क्या होता है। तो एक छोटू सा और बच्चों वाला कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि दिन के टाइम में होती है सनलाइट, रात में नहीं होती सनलाइट, है ना। दिन में और रात में दो प्रोसेस के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है रेस्पिरेशन। बेटा दिन में सनलाइट है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस होगा और दिन में रेस्पिरेशन भी होगा। अब अगर मैं रात की बात करूं तो क्या सनलाइट है? डेफिनेटली नहीं है। तो रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पर रेस्पिरेशन तो रात को भी होगा, है ना। ये बेसिक समझ आया। अब आते हैं गैसेस की एक्सचेंज की बात। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड है? CO2। तो एनवायरनमेंट से क्या ली जानी चाहिए? CO2। एट द सेम टाइम बाई प्रोडक्ट बोले तो इस पूरे रिएक्शन के बाद एज निकलती कौन सी गैस है? O2। तो मैं बोल सकती हूँ कि इस प्रोसेस से रिलीज कौन सी गैस हो रही है? रिलीज हो रही है O2। ठीक, एट द सेम टाइम रेस्पिरेशन भी हो रहा है ना। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा होगा? रेस्पिरेशन में तुम्हें पता है क्या चाहिए होता है? O2। और देता क्या है ये? CO2, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करूं तो ये रही मेरी एक प्लांट सेल। इमेजिन करो ये रही मेरी एक प्लांट सेल। दिन के टाइम पे हम बात करें तो ये रहा इनके पास क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में इनने क्या की? फोटोसिंथेसिस की। थोड़ा अगर मैं अच्छे से समझा रही हूँ तो तुम ध्यान से ही समझो कि प्लांट ने इस टाइम पे सनलाइट यूज़ की। ठीक है, सनलाइट जब यूज़ हुई तो ऑब्वियस सी बात है CO2 भी यूज़ हुई, है ना। और कहीं ना कहीं वाटर भी टूटता है। ठीक, अभी मैं सिर्फ CO2 के रिगार्डिंग बताऊँ तो CO2 ली और O2 निकली। ठीक, एट द सेम टाइम इसी प्लांट में एक और तुम्हें पता है ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को अपना प्रोसेस करने के लिए चाहिए होगा O2 और निकलेगा क्या? CO2। तो अगर मैं एक छोटा सा फ्लो बनाऊं तो क्या ये फ्लो बन सकता है? प्लांट मेजरली बाहर से क्या ले रहे हैं? CO2, और एज अ बाय प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? O2। अब बेटा O2 अगर बहुत सारी बनी और थोड़ा सा अगर प्लांट अपने ही पार्ट को दे दे तो ये लो जी O2 की रिक्वायरमेंट तो यहीं से फुलफिल हो गई, है ना। अब बदले में क्या बन रहा है? CO2 बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा, तो ये CO2 एज इट इज़ अगर मैं यहाँ यूटिलाइज कर लूँ तो सम टोटल रिक्वायरमेंट अगर मुझे बाहर से क्या चाहिए वो क्या बन जाएगी? CO2। और एज अ रिजल्ट मेनली हम निकालेंगे क्या? O2। तो दिन के टाइम पे अगर प्लांट के लिए मैं फाइनल बात करूँ तो ये एनवायरमेंट से लेगा क्या? इट विल टेक CO2 और देगा क्या? रिलीज़ करेगा O2। तो इसलिए हम दोनों के बात कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारा O2 CO2 वर्ड इंटेक्स चेंज हो जाता है, बट नेट टोटल एनवायरनमेंट से क्या ले रहे हैं? वो हमारा होगा CO2 ले रहे हैं एंड O2 दे रहे हैं। पर रात में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा, तो ऑब्वियसली बात है रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो ये हमारे जैसे ही, हम जैसे तुच्छ मनुष्यों या तुच्छ जानवरों की तरह ये भी क्या लेने लग जाता है? O2, और देने क्या लग जाता है? CO2।
इन शॉर्ट सम टोटल भी इसका यही हुआ। तभी तो कहते हैं यार रात को है ना प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए, चुड़ैलें होती हैं, पता नहीं क्या क्या इन नंबर ऑफ बातें होती, तो ये होती है बात, समझ गए तुम। चलो नेक्स्ट आते हैं गैसेस के बाद अगर हम बात करें वाटर, तो भाई प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है? डेफिनेटली सॉइल से। कौन लेता है? रूट लेता है। किसके थ्रू लेता है? रूट हेयर के थ्रू लेता है। तुम याद करो भाई, प्लांट है और प्लांट को जब तुम पानी देते हो तो सॉइल में डालते हो, तो सॉइल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा, अंदर रूट के क्या है? कम, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से पानी हाई से लो की तरफ गया, तो ये क्या हो गया? एंडो ऑस्मोसिस। एंडो क्यों हुआ? क्योंकि भाई अंदर गया, और ऑस्मोसिस डेफिनेटली फीचर तुम्हें पता है क्या होता है ना। तो ये हो गया वाटर के रिलेटेड कुछ बातें। अब आ जाओ नेक्स्ट बात क्या हुई? सनलाइट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। भाई तुम्हें पता है ना सनलाइट कौन प्रोवाइड करता है? सन। सन का ना ओवरऑल अगर मैं डिवाइड करूँ तो पूरा का पूरा तुमने पढ़ रखा है, थोड़ा फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि सन की एक रेंज होती है विजिबल रेंज। प्लांट बेसिकली इस विजिबल रेंज को ही यूटिलाइज करते हैं। अगर मैं इसका वेवलेंथ बोलूँ तो 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ही यूटिलाइज होती है प्लांट के थ्रू। मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस सिर्फ इसी वेवलेंथ में कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इस वेवलेंथ को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मतलब इसे हम बोलेंगे PAR। मतलब तुम प्लांट पे कितनी लाइट गिरा लो, प्लांट उसमें से सिर्फ पर्टिकुलरली कौन सी यूज़ करेगा? 400 to 700। और उसमें से भी याद करो कल हमने TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें से ब्लू रीजन एंड रेड रीजन में क्या होती है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, हैं जी। और तुम्हें याद है अगर मैं बोलूँ ना मिनिमम फोटोसिंथेसिस, सबसे कम फोटोसिंथेसिस कौन सी रेंज में होती है? तो बेटा मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन में, क्योंकि तुम्हें पता है ना हरी हरी रंग की पत्ती, हरी हरी लाइट गिरी, तो ये एज इट इज़ क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट बैक। ठीक, तो इस रीजन में आप मान के चलो मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलें आगे चलें आगे, चलो चलो कौन सी बात बची है अब? क्लोरोफिल बची। आ जाओ क्लोरोफिल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी NCERT ने क्लोरोफिल को काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा है। देखो थोड़ा अगर तुम रिकॉल करो तो हम बात कर रहे हैं लीफ की। अगर मैं लीफ की बात करूँ तो तुम्हें पता है लीफ के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तुम्हें पता है बेसिकली लीफ का जो मार्जिन होता है इसे हम बोलते हैं लीफ मार्जिन। लीफ का ये जो पूरा का पूरा बेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं? लीफ ब्रेड, हैं जी। और ये बीच में मोटी सी डंडी क्या कहलाती है? मिडरिप। साइड में जो नेटवर्क दिखता है जो मिडरिप से निकलता है इसे हम क्या बोलते हैं? वेन्स। और बेटा तुम्हें याद हो तो इन्हें जाइलम फ्लोएम भी चाहिए ना भाई, जिंदा है ना ये। तो ये जो मिडरिप दिखती है तुम्हें बीच में मोटी, और ये जो वेन्स दिखती हैं इनके अंदर नेटवर्क जो रन करता है वो किसका रन करता है? जाइलम एंड फ्लोएम का। तो ये आपकी बेसिक मॉर्फोलॉजी हो गई लीफ की। अब अगर मैं इस लीफ को काट लूँ, बोले तो मैंने इस लीफ को इस तरीके से काट लिया है ना, और कट करने के बाद इसको डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे दिखने वाला है, जो तुम्हें पता है, तुमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, मैं रिकॉल करा रही हूँ। देखो सबसे ऊपर तुम्हें क्या मिलने वाली है? एपिडर्मिस। याद है ऊपर ही ऊपर आपको क्या मिलती है? एपिडर्मिस। और इसकी डिटेल्ड आप जो एनाटॉमी है वो पढ़ते हो चैप्टर एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, बट अभी मैं एक बार रिकॉल करा रही हूँ कि ये हो गई आपकी अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में क्या होता है? ऊपर ही ऊपर याद करो क्या होती है? क्या होती है? ऊपर क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल क्या होती है? वैक्सी सी लेयर होती है, और इसका काम होता है प्रिवेंट करना ट्रांसपीरेशन। इट प्रिवेंट्स ट्रांसपीरेशन। ठीक, अगर मैं अपर एपिडर्मिस का काम बताऊं तो बेटा इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, है ना। अभी इसके नीचे एक सेल आती है इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल अगर मैं डाइकॉट की बात करूँ तो तुम्हें याद आ रहा है डिफ्रेंशिएटेड होती है कुछ इस तरीके से, लंबी लंबी सी ऐसी सेल्स होती हैं लाइक दिस, लंबी लंबी सी ऐसी सेल्स होती हैं। इन लंबी लंबी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? पैलिसेड। अब याद कैसे रहता है? देखो पी से पैरेलल, पी से पैलिसेड, तुमने ऐसे याद रखना है, पी से पैरेलल, पी से पैलिसेड। तो लंबी लंबी पैरेलल सी सेल्स को हम बोल देते हैं पैलिसेड सेल। एक सेल को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखते हैं स्पेशल बॉडी, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक, इसी मीजोफिल सेल की एक और डिफरेंशिएटेड सेल्स ऐसी गोल गोल सी दिखती हैं लाइक दिस, लाइक दिस। अब इसको कैसे याद करना है तुम्हें याद है? तुम येलो कलर की स्पॉन्जी बॉल्स आती हैं उनसे खेलते हो। अगर मैं स्पॉन्जी बॉल्स को पटक दूँ एक साथ तो वो चाह कर भी एक दूसरे के साथ एकदम, मतलब तुम समझ सकते हो, चिपक के नहीं खड़ी हो सकती, उनके बीच में स्पेस तो आएगी। तो इनके बीच में आपको क्या दिख रही है?
एयर स्पेस, है ना। और ये सेल्स कौन सी है, स्पॉन्जी सेल्स। क्या स्पॉन्जी सेल में क्लोरोप्लास्ट है, जी हाँ स्पॉन्जी सेल में भी क्लोरोप्लास्ट है। और अगर मैं पैलिसेड और स्पॉन्जी को साथ में बोलूँ तो ये दोनों एक्चुअली में किसकी टाइप है, मीजोफिल सेल की। तो अगर मैं लीफ में एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मीजोफिल सेल। अभी मीजोफिल सेल के जस्ट नीचे वापस से मुझे इसको ख़त्म करने के लिए आ जाती है लोअर एपिडर्मिस। नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, लोअर एपिडर्मिस। तुम याद करो, तुमने पढ़ रखा है ऊपर वाला सरफेस कहलाता है एडेक्शियल सरफेस, नीचे वाला सरफेस कहलाता है एबेक्शियल सरफेस। तो बेटा जी लोअर एपिडर्मिस को एंड करने से पहले ज़रा स्टोमेटा भी बना लो। तो ये क्या हो गए आपके गार्ड सेल, है ना। और ये जो पोर आया ये क्या हो गया आपका स्टोमेटा। तो अगर मैं सम टोटल करूं तो मैं तो पढ़ रही थी भाई क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में इतनी डिटेल में मैं अंदर कहाँ पहुंच गई। तो अभी तक मैं पहुंची लीफ के अंदर की मीजोफिल सेल में, है। चलो आगे चलें। मीजोफिल सेल के अंदर मैंने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमें थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा, जो तुमने पढ़ रखा है। देखो याद करो, तुमने क्या पढ़ा है। क्लोरोप्लास्ट पहली बात एक डबल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनल होता है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ये लो जी बन गया। हाँ, बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये बीच का पूरा स्पेस जो है ना, ये पूरा स्पेस, इस पूरे स्पेस को, मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इस स्ट्रोमा में पड़े हुए होते हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स। इनको हम इस तरीके से, ये ऐसे स्टॉक पड़े हुए होते हैं, थोड़े इधर पड़े हुए हैं, थोड़े इधर पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ वहाँ पड़े हुए हैं। इन स्टॉक को हम बोलते हैं ग्रैना। बेसिकली अगर मैं एक की बात कर रही हूँ ना, तो सिंगल को तो हम बोलते हैं ग्रैनम, और अगर हम टोटल वर्ड यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, ग्रैना। अब मुझे इन ग्रैना को एक दूसरे से जोड़ना भी तो है, तो समथिंग लाइक दिस, ये एक दूसरे से ग्रैना जुड़े हुए हैं। ये जिससे जुड़े हुए हैं ना बेटा, ये जिससे जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिले। ठीक है, इसका एक और नाम होता है फ्रेट्स चैनल। ठीक, अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर ध्यान जान रहे हैं ना। तुम याद करो, तुमने पढ़ रखा है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों किसी ज़माने में बैक्टीरिया थे, याद आ रहा है। इन दोनों के पास, अगर नहीं याद आ रहा तो कभी मैं तुम्हें इसको एक शॉर्ट से वीडियो में बताऊंगी। अगर एक तरीके से हम मान के चलें, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और इनके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है। तो इनके पास अपना खुद का क्या आ गया, डीएनए। देखो डीएनए भी कैसा है, सर्क्यूलर है। एक तो पहली बात, डीएनए कैसा है, सर्क्यूलर है एंड डबल स्ट्रैंडेड है। और राइबोसोम भी इनके पास कौन सा वाला है, 70S वाला। ये प्रिमिटिव फीचर है जिससे हमें पता चलता है कि ये किसी ज़माने में बैक्टीरिया होंगे। इन बैक्टीरिया भी तुम्हें पता है कौन से बैक्टीरिया हम इन्हें मानते थे, साइनोबैक्टीरिया। हम इन्हें किसी ज़माने में साइनोबैक्टीरिया का एक तरीके से आप मानो साइनोबैक्टीरिया का इवॉल्व्ड वर्जन है यूकेरियोटिक सेल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगर प्लांट ग्लूकोज बना रहा है, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि बेटा प्लांट ना, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है ना, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके ये सिंथेसाइज हमेशा क्या करता है, ग्लूकोज। यानी कि पहली चीज़ जो प्लांट में बनेगी वो क्या होगी, ग्लूकोज। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाए तो प्लांट इसको स्टोर किस फॉर्म में करेगा, स्टार्च। पर यही प्लांट जब इधर उधर ट्रांसपोर्ट करेगा तो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है, सुक्रोज। ठीक है, ये 3 फॉर्म तुम्हें याद होनी चाहिए कि भाई बनता ग्लूकोज है, स्टोर स्टार्च होता है और ट्रांसपोर्ट सुक्रोज होता है। ठीक, इसके अलावा ये तो हो गया स्टोरेज। तो अगर ग्लूकोज सपोज करो, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बनेगा, तो स्टोरेज उसको किस फॉर्म में कर लिया जाएगा, स्टार्च ग्रैन्यूल की फॉर्म में। ये लो, ये बन गया हमारा स्टार्च ग्रैन्यूल। अब प्लांट में आपको थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट में ना लिपिड ग्रैन्यूल भी मिल सकते हैं, लिपिड ग्रैन्यूल। तो ये लो जी, हो गया आपके सामने एक मस्त शानदार क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक, अब मेरी नेक्स्ट बात ध्यान से सुनो। हम बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की, मुझे अभी तक क्लोरोफिल नहीं मिला है ना। तो क्लोरोफिल जानने के लिए मैं थोड़ा और अंदर जाऊंगी, यानी कि अभी मुझे क्लोरोप्लास्ट के भी अंदर जाना पड़ेगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम पहुंचते हैं ग्रैना में। तुम याद करो बच्चों, ग्रैना कुछ इस तरीके का अभी हमने बनाया।
ये देख रहे हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक पाइल अप कर रखा है मैंने एक स्ट्रक्चर को, जिसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, है ना। ये हो गया थाइलाकॉइड। यानी कि ग्राना के भी अंदर मुझे फर्दर कहाँ जाना है, थाइलाकॉइड के अंदर जाना है। अब बेटा थोड़ा रिकॉल करो, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनल्स जो होंगे वो भी किसके बने होंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो अगर मैं थाइलाकॉइड की ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है तुम्हें, ये मेम्ब्रेन, इसको अगर मैं जूम कर दूं तो क्या ये भी ऐसी दिख रही होगी। इसको समझो भाई, कल इंपॉर्टेंट आएगा जो टॉपिक उसमें भी ये तुम्हें समझना है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से बना सकती हूँ, इज इट करेक्ट, बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस मेम्ब्रेन में बीच में फंसे हुए होते हैं, यहाँ पर आपको पिगमेंट्स मिलते हैं। अब ये पिगमेंट्स ऐसे नहीं मिलते, इनको हम एक टर्म देते हैं जिसको मैं अभी लिख रही हूँ, बाद में समझाऊंगी, फोटो सिस्टम। इसके अंदर क्या पड़े होते हैं, फोटो सिस्टम। उनके अंदर आपको फर्दर मिलेगा पिगमेंट क्लोरोफिल। तो बेटा अगर मैं ग्राना के अंदर भी थाइलाकॉइड में जाऊं तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में मिलेगा मुझे क्लोरोफिल। तो अगर मैं थोड़ा सा बाल की खाल निकालूँ ना, वो नहीं होता बाल की खाल निकालना, वही हो गया। प्लांट के अंदर लीफ के अंदर मीजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना के अंदर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में मिलेगा क्लोरोफिल। समझ गए मेरी बात। चलो अब क्योंकि हम इस पॉइंट पे आ गए तो आ जाओ जी, एक छोटू सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस जो पॉइंट है ना, जो फोटोसिंथेसिस हम पूरा का पूरा रिएक्शन बोलते हैं, ये एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक रिएक्शन को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और एक रिएक्शन को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। अब बेटा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सुनना। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, पहली बात हम जो रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं ना, उसमें से लाइट रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। सनलाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इस स्टेप में ध्यान से सुनो, वाटर का ब्रेक डाउन होता है। लाइट रिएक्शन में वाटर का ब्रेक डाउन होता है और यहाँ पर एसिमिलेटरी पावर बनती है। ये एसिमिलेटरी पावर क्या होती है बेटा, तुम्हें पता है दो चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, एक होता है एटीपी, एक होता है NADPH। ये दोनों चीज़ें यहाँ बनती हैं। तो इन्हें हम दोनों को मिलाकर बोल देते हैं एसिमिलेटरी पावर। तो अगर मैं बोलूँ लाइट रिएक्शन में क्या क्या होगा भाई, लाइट सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, वाटर का ब्रेक डाउन होगा, एसिमिलेटरी पावर बनेगी ATP एंड NADPH। तो क्योंकि इस रिएक्शन में डायरेक्टली सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम रख दिया लाइट रिएक्शन। ठीक, कहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन, आपको ये रिएक्शन मिलती है ग्राना में। ठीक है, अभी लाइट रिएक्शन में जो ये प्रोडक्ट बना है ना ATP एंड NADPH, इनको यूज़ किया जाएगा डार्क रिएक्शन में और CO2 को पकड़ के कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज में। बोले तो CO2 का रिडक्शन हो जाएगा ग्लूकोज में। ठीक, तो ये रिएक्शन, क्योंकि ध्यान से सुनो, क्योंकि इस रिएक्शन में डायरेक्टली सनलाइट तो यूज़ नहीं हुई भाई। अगर मैं बोलूँ सनलाइट कहाँ यूज़ हुई, लाइट रिएक्शन में। तो तुम समझो, हम जैसे नादान लोगों के लिए इजीली समझने के लिए इस रिएक्शन का नाम रख दिया लाइट रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे तो डायरेक्टली सनलाइट यूज़ हो रही है। और इस रिएक्शन का नाम रख दिया डार्क रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट यूज़ नहीं हो रही। पर इसका मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं निकालोगे तुम, ये तो जी होती है दिन में, ये होती है रात में। बकवास, होती दोनों दिन में, पर अंतर इतना है कि डायरेक्टली सनलाइट यहाँ यूज़ होगी और उस सनलाइट को यूटिलाइज़ करके जो ये ATP NADPH बनेंगे उनको हम यूज़ करेंगे। अब दिमाग लगाओ ना, सपोज़ करो लाइट चली जाए, है ना, सनलाइट नहीं हो और ATP NADPH बन गए हो, तो जितनी देर तक ATP NADPH यूज़ होते रहेंगे ये रिएक्शन चलती रहेगी। जिस पॉइंट पे ये दोनों खत्म हो जाएंगे ये बंद हो जाएगी। यानी कि इमीडिएटली लाइट रिएक्शन खत्म होने के बाद डार्क रिएक्शन खत्म नहीं होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे सिमिलेटरी पावर खत्म होती जाएगी डार्क रिएक्शन खत्म हो जाएगी, पर होंगे दोनों दिन में। तो ये डार्क रिएक्शन ने बड़ा गंदा सा शब्द दे दिया है हमें कंफ्यूज करने के लिए। आई होप तुम्हें ये बात क्लियर है। और डार्क रिएक्शन होती कहाँ पर है, स्ट्रोमा में। ठीक, चलो आ जाओ NCERT पढ़ लेते हैं अब हमारी। देखो भाई NCERT क्या कह रही है, यू वुड ऑफ कोर्स आंसर इन द ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू अर्लियर रीड इन चैप्टर 8। ठीक, यू आर डेफिनेटली राइट, फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीफ। मेनली आपको फोटोसिंथेसिस कहाँ पे दिखती है, ग्रीन लीफ में, बट इट डज सो ऑल्सो इन दी अदर ग्रीन पार्ट। तुम्हें पता है ना यार, अगर हम बात करें यंग स्टेम की, यहाँ पर भी आपको ग्रीन पार्ट दिखता है। फिर अनराइप फ्रूट्स जो होते हैं ना,
वहाँ पर भी थोड़ा मोड़ा फोटोसिंथेसिस हो जाता है। सेपल्स होती हैं ग्रीन कलर की, तो ये कुछ वो पार्ट्स हैं जहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर दिखेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, वो बोल रहे हैं कैन यू नेम अदर पार्ट, ये मैंने बता दिया जहाँ फोटोसिंथेसिस हो सकती है। आगे आ जाओ, you would recollect from the previous unit that the mesophyll cell in the leaf have a large number of chloroplasts. आगे आओ, usually the chloroplasts align themselves along the wall of mesophyll cell such that they get the optimum quantity of incident light. इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, ये आपकी सेल है, सपोज करो अगर बहुत कम लाइट इंटेंसिटी है, इन दैट केस क्लोरोप्लास्ट ऐसे अलाइन कर लेंगे, कब, जब लाइट इंटेंसिटी लो है। ठीक, अगर सपोज करो बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हुई हाई, इन दैट केस ये क्लोरोप्लास्ट खुद को इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं जब हाई है। और अगर मॉडरेट है, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चकाचक चल रहा है, इन दैट केस ये क्लोरोप्लास्ट कुछ को कुछ भी पैटर्न में अलाइन कर लेंगे। ये कौन सा टाइम है, मॉडरेट। तो ये आपको आपकी एनसीईआरटी यही कह रही है भाई, मेसोफिल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट खुद को अलाइन कर लेते हैं लाइट इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, या इंसिडेंट लाइट किस एंगल से गिर रही है। आगे देखो, When do you think the chloroplast will be aligned with the, ये तुम्हें मैंने बता दिया, अब तुम इसको रीड करना और इसके बेसिस पे आंसर करना। आगे आओ, यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आगे देखो, क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसमें ग्राना होता है, फिर स्ट्रोमा लेमिला होता है, मैट्रिक्स स्ट्रोमा होता है। देयर इज अ क्लियर कट डिविजन इन द क्लोरोप्लास्ट, यानी कि सब पता है भैया कौन सा काम कहाँ होना है, लाइट रिएक्शन कहाँ होनी है, डार्क रिएक्शन कहाँ होनी है। मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, मैंने बताया था ना, पहली चीज़ क्या होनी है, लाइट एनर्जी ट्रैप होगी। सेकंड चीज़ वाटर का ब्रेक डाउन होगा, फिर ATP एंड NADPH का सिंथेसिस होगा। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा में क्या होने वाला है जी, एंजाइमेटिक रिएक्शन होने वाली है, जिससे शुगर बोले तो ग्लूकोज बनने वाली है, जो कि आगे जाके क्या बना देगी, स्टार्च बना देगी। जो फॉर्मर आगे वाली सेट ऑफ रिएक्शंस है ना, क्योंकि वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है, इसलिए इन्हें हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो। और जो पीछे वाली रिएक्शन है वो डायरेक्टली तो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है भाई, ऐसे नहीं कह सकते कि डायरेक्टली लाइट होगी तो ये चलेगा, पर इनडायरेक्टली तो वो उसके प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, ATP एंड NADPH। तो इसलिए डिस्टिंग्विश करने के लिए पीछे वाली रिएक्शन का नाम रख दिया डार्क रिएक्शन। हावेवर दिस शुड नॉट बी कंस्टिट्यूटेड टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस, का इसका कहीं से कहीं मतलब नहीं है कि तुमको हाँ जी ये रिएक्शन रात को होती है। इट इज़ नॉट लाइट डिपेंडेंट बट इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट है। ठीक, आई होप तुम्हें क्लियर है। देखो ये NCERT का डायग्राम है जिसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। अच्छा एक छोटी सी बात, ATP वर्ड का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये आपको पता होना चाहिए है ना। और NADPH वर्ड का फुल फॉर्म होता है निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। क्लियर बच्चों? तो आई होप तुम्हें छोटू से लेक्चर में सारी रिक्वायरमेंट्स एकदम पिक्चर क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। छोटू सा प्यारा सा लेक्चर बनाऊंगी जिसमें तुम्हें एकदम पिक्चर क्लियर होगी कि होता क्या है। चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन बाय।